ठीक है। अच्छा गाइस, ये एक सवाल है हमारे पास। टॉम एंड गिल आर इन पार्टनरशिप। टॉम एंड गिल आर इन पार्टनरशिप। Their financial year ends on 31st March. The income statement for the year ended 31st March 2003 showed a profit for the year 22,500. इनकम स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आ रहा था वो हमारा ये वाला आ रहा था 22,500। ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है? द फॉलोइंग एरर्स वर देन डिस्कवर्ड। पहला एरर क्या है? नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर स्टेशनरी 260 परचेज ऑन क्रेडिट। ये हमने नहीं की। बेसिकली हमें प्रॉफिट को करेक्ट करना है। हमें प्रॉफिट को क्या करना है? करेक्ट करना है। तो हमने देखना होगा कि हर हर वो ट्रांजैक्शन जो उसने रिकॉर्ड नहीं की उसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उस इम्पैक्ट को सामने रखकर प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं जो सवाल में गिवन है। वो प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 22,500। ये प्रॉफिट हमें सवाल के अंदर क्या है? गिवन है। हमें करना क्या है? हर ट्रांजेक्शन को पढ़ना, उसका इम्पैक्ट डालना है। अब स्टेशनरी एक्सपेंस की तरह होती है। वो कह रहा है हमने स्टेशनरी रिकॉर्ड ही नहीं की। स्टेशनरी रिकॉर्ड ही नहीं की, स्टेशनरी एक्सपेंस की तरह होती है। आपका क्या ख्याल है, अगर हम स्टेशनरी को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी गाइस, स्टेशनरी को रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? स्टेशनरी को रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारे पास? लेस हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते? प्रॉफिट को रिड्यूस कर लेते हैं बाय 260। ये लेस कर लेते हैं और यह लिख देते हैं स्टेशनरी। अच्छा, जिसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है द इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड 1800 फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन कवरिंग 18 मंथ टू 30 सितंबर। हम जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे तो हमने पूरे 18 महीने की एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर ली थी, पूरे 18 महीने की। और वो महीने कब पूरे हो रहे थे? 30 सितंबर 2013 को। हमारा साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2013 तक। तो हमने 30 सितंबर तक का एक्सपेंस, पूरा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, मतलब प्रॉफिट को रिड्यूस कर लिया था। तो प्रॉफिट को हमने ज्यादा अमाउंट से रिड्यूस कर लिया। जो प्री पेमेंट होती है ना, वो बेसिकली एक्सपेंस को रिड्यूस करती है। उस प्री पेमेंट को हमने एडजस्ट ही नहीं किया। तो उसको एडजस्ट न करने की वजह से ये पूरा 1800 आपके प्रॉफिट से रिड्यूस हो गया। हालांकि रिड्यूस कम अमाउंट करना था। तो जाहिर सी बात है, उस प्री पेमेंट को अगर हम एडजस्ट करते तो उसके एडजस्ट करने से क्या होता? हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता, हमारा एक्सपेंस कम हो जाता, तो प्रॉफिट क्या हो जाता? बढ़ जाता। तो मुझे कोई बता सकता है प्री पेमेंट कितनी थी? शाबाश बेटा, 1800 हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था पूरे साल का। और मार्च से लेकर सितंबर तक कितने महीने होते हैं? मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने होते हैं। तो 6/18। बच्चे बता रहे हैं सर ये 600 आएगा। तो ये 600 हम क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये हमने इग्नोर कर दिया था ना बेटा। अगर हम ये रिकॉर्ड करते तो हमारा एक्सपेंस रिड्यूस होता, तो प्रॉफिट बढ़ता। आगे चल रहे हैं। आगे कह रहा है कि थर्ड ट्रांजेक्शन में कह रहा है नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर गुड्स 1000 टेकन बाय गिल फॉर हर ओन यूज। ये क्या है? ये बेटा ड्राइंग है। ऑनर जब गुड्स विड्रॉ करता है, ये गुड्स की ड्राइंग, ये जरा नोट कर लीजिएगा। एक होती है कैश ड्राइंग, एक होती है गुड्स की ड्राइंग। जो गुड्स की ड्राइंग होती है ना, वो प्रॉफिट को क्या करती है? गुड्स की जो ड्राइंग होती है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो चीज माइनस होती है वो इनकम की तरह होती है। लाइक कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करती है? आपके परचेजेस को रिड्यूस करती है, मतलब आपके एक्सपेंस को रिड्यूस करती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप परचेज रिटर्न लिखते हैं, परचेज रिटर्न क्या करता है? आपकी परचेजेस को रिड्यूस करता है। इसी तरीके से ड्राइंग ऑफ गुड्स भी क्या होता है? वहां माइनस होता है, हम परचेजेस को माइनस करते हैं। मतलब ये एक्सपेंस का अपोजिट है। तो ड्राइंग ऑफ गुड्स का इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट में क्या असर पड़ता है? ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाता है, ये इनकम की तरह होता है। जिस तरह क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज रिटर्न, तो ये भी इनकम की तरह होता है, माइनस होता है। हमने इसको इग्नोर किया। आप क्या कहते हैं, अगर हम इसको रिकॉर्ड करते तो क्या होता? जी बेटा, अगर हम इसको रिकॉर्ड करते तो क्या होता? प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। शाबाश बेटा। तो हम 1000 रुपए से क्या करेंगे? प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। रेफरेंस में लिखेंगे ड्राइंग ऑफ गुड्स। पेपर में जरूरी नहीं है पार्टनरशिप का पूरा सवाल है, वो एरर का मिक्स करके भी देता है।
और इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है, नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड फॉर मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस 320 अक्रूड ऑन 1 अप्रैल 2012। अच्छा ये डेट जरा एक बार देख लें, ये अक्रूड ऑन 1 अप्रैल 2012 है, ये ओपनिंग डेट है, ओपनिंग डेट। अब जरा गौर से सुनिए, इसका क्या करेंगे, वैसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ओपनिंग अक्रूड है बेटा, क्लोजिंग अक्रूड नहीं है। एक होता है साल के आखिर में अक्रूड, एक होता है साल के शुरू में अक्रूड। ये साल के आखिर वाला अक्रूड नहीं है, साल के शुरू वाला, अपोजिट है। क्या करेंगे इसका, आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट सीखी थी, एडजस्टमेंट सीखी होंगी, तो साल के आखिर में अक्रूड का हम क्या करते थे, ये उसका अपोजिट है, ओपनिंग है। बेटा रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं सुनने में आ रहा, पेपर करीब है, रिस्पॉन्स आपकी तरफ। अच्छा मुझे ये बताएं पेपर कब है, मुझे डेट नहीं पता आप लोगों की पेपर की, ताकि हम थोड़ा कोर्स को फास्ट करें। 27 को, टाइम बेटा बहुत कम है, मैं पेपर स्टार्ट कर दूंगा आज से इंशाल्लाह। जी अच्छा जी गाइस, इसका क्या करेंगे जल्दी बताएं, 320 का क्या करेंगे। अच्छा जी देखें बेटा, एक क्लोजिंग अक्रूड होता है, क्लोजिंग अक्रूड हमेशा हम एक्सपेंस में ऐड करते हैं, क्लोजिंग अक्रूड हमेशा एक्सपेंस में ऐड करते हैं, पर ये क्लोजिंग नहीं है, ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग एक्सपेंस से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा यहाँ तो मैं प्रॉफिट को ठीक करना है, तो ओपनिंग अक्रूड क्या करता है, आपके एक्सपेंस को रिड्यूस करता है, ओपनिंग अक्रूड क्या करता है, आपके एक्सपेंस को रिड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा एक्सपेंस रिड्यूस होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हमें प्रॉफिट पे इम्पैक्ट शो करना है, तो हम 320 से क्या करेंगे, प्रॉफिट को, सॉरी 320 से हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, 320 से प्रॉफिट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यहाँ लिखेंगे ओपनिंग, ओपनिंग इनपुट, ठीक है। अच्छा जी, टोटल करें बेटा इसका, जल्दी बताएं क्या आंसर आया। जी जी बेटा जल्दी बताएं इसका आंसर क्या आएगा, बी क्विक बेटा, आज थोड़ा थर्ड एंट्री नहीं समझ में आई। बेटा ये आपने अगर आप देखें ड्राइंग ऑफ गुड्स, जो हमारे पास जब गुड्स विड्रॉ होते हैं, मैं जो समझा दूसरी तरीके से समझाता हूँ, जब हमारे पास गुड्स विड्रॉ होते हैं उसकी एंट्री होती है ड्राइंग डेबिट, परचेज क्रेडिट, जब भी गुड्स विड्रॉ होते हैं उसकी ये एंट्री होती है। अब मेरा एक सवाल है, आप परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं, हमने जब एरर पढ़ा था तो एरर में बच्चों को मैंने एक बात बताई थी कि इनकम स्टेटमेंट का कोई भी आइटम अगर क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। चलें दूसरे लफ्जों में, आप परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं, जब भी गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं आप परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं, परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं, एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे हैं, जब एक्सपेंस रिड्यूस होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। जी बेटा आपको बात समझ में आई। देखिए जब ऑनर गुड्स विड्रॉ करता है उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री हमारे पास ये होती है, हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं और परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, गुड्स विड्रॉ किए उसने, गुड्स कैश नहीं, गुड्स, तो परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं यानी एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहे हैं। जब कोई एक्सपेंस रिड्यूस होगा तो लाजमी बात है प्रॉफिट क्या होगा, आपका बढ़ेगा। आपने जो सवाल में जो परचेजेस लिखी थी, अब वो परचेजेस से आप वो अमाउंट माइनस करेंगे, अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करेंगे, तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, बढ़ेगा। सर आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे वो बोल रहा है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, क्या बनाए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपको आइडिया हो गया होगा कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के बाद जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनको हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होता है, सैलरी देनी होती है, उसकी एडजस्टमेंट करने के बाद हम प्रॉफिट को बांटते हैं। यानी ये वो स्टेटमेंट है जो हमें ये बताती है कि ऑनर के प्रॉफिट में से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम पार्टनर्स में। तो इस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। तो आइए, प्रॉफिट आपके कितना आ गया था, 24160, मैं यहाँ साइड पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट आ गया था 24160। पार्टनरशिप के जब भी पेपर में सवाल आएंगे ना, एक बात ध्यान में बिठा लें, पार्टनरशिप की जितनी भी सवाल आएंगे एरर करेक्शन भी उसमें होगी, और उसके अलावा एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा एंड करंट अकाउंट होगा।
करंट अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको आना चाहिए, किसी भी हाल में आना चाहिए, ये दो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा आते हैं, अच्छा इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लिखें या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले लिखें, इन तीनों में जो भी पहले लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, जो भी आप पहले लिखें। तो जरा हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5% है। और कैपिटल टॉम का कितना है सर? 60,000। गिल का कितना है सर? 40,000। और एक मसला और है, वो कह रहा है 1 अक्टूबर 2012, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टॉम का जो कैपिटल था वो 20,000 हो गया था। 1 अक्टूबर 2012 को टॉम ने 20,000 और इन्वेस्ट किया था साल के बीच में, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फिगर्स आपको दी हुई है ये ओपनिंग है, ये दोनों क्या है? ओपनिंग फिगर है। ये देखने डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 2012। वो कह रहा है साल के बीच में टॉम ने क्या किया था? 20,000 और भी इन्वेस्ट किए थे, मतलब इसका कैपिटल बढ़ गया था, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट में कह रहा है हमारे पास जो गिल है उसकी जो पूरे साल की सैलरी थी वो 10,000 बनती थी पूरे साल की। दिस वाज इंक्रीज टू 14,000 पर एनम ऑन 1 अक्टूबर 2012। 1 अक्टूबर 2012 को हमने इसकी सैलरी रिवाइज की और वो कितनी हो गई? 14,000 हो गई, ठीक है, पूरे साल की। अब अच्छा, आखिर आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो कितना था, वो दिया हुआ है। टॉम का कितना है? 1040। गिल का कितना है? 1300, ठीक है। अच्छा, पहले आसान काम कर लेते हैं। पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लेते हैं। ये सवाल बहुत आला सवाल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक हमारे पास टॉम है और एक हमारे पास गिल है। ये आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग आ रही है। इसकी कितनी है? एक की है 1040, एक की है 1300। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2340, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब आते हैं सैलरी की तरफ आते हैं। अब आते हैं सैलरी की तरफ, ठीक है। अच्छा, एक सैलरी की तरफ आते हैं। सैलरी का जरा सुनने, ये थोड़ा टेक्निकल है बेटा, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल सवाल मैं करवा रहा हूँ, मतलब पार्टनरशिप का जो मुश्किल सवाल होता है वो करा रहा हूँ। आज सवाल आसान होते हैं प्रोफेशन के लिए, कि ये मुश्किल वाला है। इसको जरा गौर से सुनिएगा जरा। हमें वो सैलरी लिखनी है, हमें वो सैलरी लिखनी है जो 1 अप्रैल 2012 से लेके, मैं इसको लिख लेता हूँ। हमें वो सैलरी लिखनी है जो 1 अप्रैल 2012 से लेके 1 अप्रैल 2012 से लेके आपकी 31 मार्च 2013 तक थी, वो सैलरी लिखनी है। हमें कौन सी सैलरी लिखनी है? जो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2013 तक थी, ठीक। अब जरा आते हैं आगे, सवाल को समझते हैं। वो कह रहा है जो गिल है उसकी पूरी साल की सैलरी थी 10,000 साल के शुरू में, ठीक है। लेकिन हमने 1 अक्टूबर को उसकी सैलरी रिवाइज कर दी थी और पूरे साल की डिसाइड की थी 14,000। लेकिन ये 14,000 कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अक्टूबर 2012 से। तो हम जरा एक ब्रेकअप कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। हम 1 अक्टूबर है ना, हम यहाँ लिख देते हैं 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2012 ये वो डेट है जिस पे आपकी एग्रीमेंट में चेंजेस आ गई थी, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर के आखिर में आएगा सितंबर। अक्टूबर से पहले क्या आएगा? सितंबर। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक जो पूरे साल की सैलरी थी वो कितनी थी? 10,000 थी। अप्रैल से लेके सितंबर तक जो सैलरी थी उसका हिसाब किताब क्या था? 10,000 पर ईयर। और 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक जो सैलरी डिसाइड हुई थी, मतलब पूरे साल की, 6 महीने की नहीं, पूरे साल की, वो कितनी थी? 14,000, 14,000। अब करना क्या है? देखिए, सैलरी हमें लिखनी है 12 महीने की। अब सैलरी यूनिफॉर्म नहीं थी, सेम नहीं थी 12 महीने की। सैलरी अप्रैल से लेके सितंबर तक एक थी और अक्टूबर से लेके मार्च तक एक थी। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? सैलरी को प्रोपोर्शन करेंगे, सैलरी को प्रोपोर्शन करेंगे, सैलरी को फाइंड करेंगे, पर मंथ के हिसाब से सैलरी देखेंगे कितनी बनती है। मैं जरा मतलब समझाता हूँ। देखें, अप्रैल से लेके सितंबर तक कितने महीने बनते हैं? अप्रैल, अप्रैल के बाद आपका आता है मई, मई के बाद आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये आपके 6 महीने हो जाते हैं। तो 6 महीने तक जो आपकी सैलरी का हिसाब किताब था पूरे साल की थी 10,000, पूरे साल की थी 10,000। तो मुझे बता सकते हैं 6 महीने की कितनी होगी?
जी गाइस, पूरे साल की थी 10,000, 10,000, 10,000, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 5,000 हो जाएगी। सर 5,000 कैसे आया? गाइस देखें, 10,000 इज द सैलरी ऑफ होल ईयर, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करें, कितनी आ जाएगी? 5,000 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि अब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हमने सैलरी का डिसीजन रखा था वो 14,000 पर एनम है। पर एनम से मुराद पूरे साल की। तो अगर आप काउंट करेंगे ना, अगर आप काउंट करेंगे अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो जरा मैं करके दिखाता हूँ। हम लिखते हैं अक्टूबर, उसके बाद लिखते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके हो जाते हैं 6 महीने। कितने हो जाते हैं? 6 महीने। तो ये जो सैलरी का हिसाब किताब था, ये था 14,000 के हिसाब से था। तो आप कर लें, आप चेक कर लें, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, ये कितना आ जाएगा? 7,000 आ जाएगा। इसका मतलब हमारी जो सैलरी थी वो अक्टूबर से लेके मार्च तक 7,000 बनेगी और अप्रैल से लेके सितंबर तक 5,000 बनेगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? देखिए, मुझे सैलरी लिखनी है इस टाइम पीरियड की, ये वाले टाइम पीरियड की, 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2013 की लिखनी है। अगर वो सवाल में कहता है सैलरी 10,000 है, मैं 10,000 ही लिख देता। सैलरी 12,000 है, 12,000 लिख देता। सवाल में वो सीन कर रहा है कि साल के बीच में एक डेट आ रही है 1 अक्टूबर, इससे हमने सैलरी थोड़ी चेंज कर दी, सैलरी इंक्रीज कर दी थी। पहले हमने सैलरी डिसाइड की 10,000, सितंबर तक 10,000 थी। आफ्टर सितंबर, अक्टूबर से हमने क्या कर दी? सैलरी बढ़ा दी पूरे साल की। बेटा ये 10,000 पूरे साल की है, हमने बढ़ा दी और वो कर दिया कितना? 14,000 कर दिया। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको बेटा? पहले बताएं, ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। यस, चलिए जी, तो हम यहाँ लिखेंगे टॉम। ये सैलरी किसकी थी बेटा? टॉम की थी या गिल की थी? गिल की, सॉरी। हम लिखेंगे गिल, और यहाँ लिखेंगे 5,000 प्लस 7,000, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। 12,000 को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आते हैं। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या सीन है इसको जरा समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है, मैं पहले ये सारी चीजें मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। एक मिनट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या सीन होता है? आपको सवाल में एक परसेंटेज देता है, वो सवाल में से परसेंटेज दिया 5%। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसने दिए 5%। ये 5% नोट कर लेते हैं। ये 5% अप्लाई करना पड़ेगा कैपिटल के ऊपर। तो आपके सामने दो बंदों का कैपिटल आ रहा है, एक टॉम का, एक गिल का है। पहले गिल का ले लेते हैं क्योंकि वो आसान है। तो गिल का कैपिटल कितना बनता था? 40,000 बनता था। गिल का कैपिटल था 40,000 और गिल की परसेंटेज कितनी थी इंटरेस्ट की? 5%। बताएं कितना अमाउंट आएगा, जल्दी बताएं। 40,000 का 5% निकालेंगे, 2,000 आ जाएगा। हम 2,000 लिख देते हैं। अब आते हैं टॉम के ऊपर। टॉम के कैपिटल में एक मसला है सर। देखें, जिस तरह अगर आपने कभी इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट की हो तो आपने देखा था कि इंटरेस्ट जो है वो ड्यू अमाउंट पे लगता है। अगर पूरे साल एक ही अमाउंट था तो एक ही अमाउंट पे लगेगा। साल में अगर अमाउंट चेंज हो रहा है तो फिर चेंज वाले अमाउंट पे भी हम लगाते हैं। क्या मतलब, इसको समझिएगा। ये जो 60,000 है ना, ये 60,000 ये साल के शुरू में थे, साल के एंड तक भी 60,000 थे। लेकिन साल के बीच में इसने क्या किया? 20,000 रुपए का क्या किया है? इजाफा किया है। तो ये जो 60,000 थे ये तो पूरा साल थे। ये 60,000 क्या थे? पूरा साल थे। इस पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन ये जो 20,000 की रकम है, ये कब आई है? 1 अक्टूबर को आई है। ये पूरा साल नहीं थी, ये सिर्फ 6 महीने थी। क्या मतलब? अगर आप अक्टूबर से मार्च तक काउंट करेंगे तो ये 6 महीने तक की थी। दोबारा सुन लें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या सीन होता है? अगर कैपिटल आपका पूरा साल था, मतलब एक ही अमाउंट था 40,000, तो कोई इशू नहीं है, परसेंट लगा लें। अगर कैपिटल में चेंजेस आई थी तो जो अमाउंट चेंज हुआ है उस पर उतना उतना इंटरेस्ट लगेगा जितना जितने ऐसे तक वो अमाउंट था। बाकी अमाउंट जो पूरा साल था उस पर पूरे साल इंटरेस्ट लगेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी? कि ये जो 60,000 है, ये तो 1 अप्रैल से इसके पास था, साल के आखिर तक 60,000 था। फिर इसने क्या किया? साल के बीच में 20,000 का कैपिटल और ऐड किया है। मतलब इसका कैपिटल साल के एंड तक 80,000 हो गया था। तो ये 60,000 तो पूरा साल था, इस पे तो इंटरेस्ट पूरा साल लगेगा। लेकिन ये 20,000 बीच में आया है,
तो इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन इस पे इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने तक, क्योंकि अक्टूबर से लेके मार्च तक आपके 6 महीने बनते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? इसको करने का तरीका ये है, आप सबसे पहले देंगे 60,000, 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, ठीक है, प्लस जो 20,000 की रकम थी वो भी हम लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5%, देन मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, ठीक है। 60,000 को जब हम 5% से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3,000, ये आपका आ जाएगा 3,000, प्लस 20,000 को जब 5% से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1,000, मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे ये आ जाएगा 500। तो टोटल ये हो जाएगा 3,500। जी गाइस, मुझे बताएं यहाँ तक बात समझ में आ रही है? रोमान बेटा, तैमूर बेटा, ये सवाल थोड़ा मुश्किल वाला सवाल है, डायरेक्ट पहले ही मुश्किल करवा दिया मैंने आपको, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आ सकते, ठीक है। तो 3,500 प्लस 2,000 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,500। इसको हम कर देते हैं माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना पड़ता है तो हम माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना पड़ता है ऐड करते हैं, और सैलरी देनी पड़ती है माइनस करते हैं। तो मुझे बताएं नेट आंसर कितना आया? 24,160 प्लस 2,340 माइनस 12,000 माइनस 6,500। जी गाइस, जल्दी बताएं क्या आंसर है? 8,000 आंसर आया, ठीक है, 8,000 आंसर आया। अच्छा, चेक करने, फिर भी दोबारा चेक करने, कोई गलती नहीं है। 24,160 प्लस 2,340 माइनस 12,000 माइनस 5,500, ठीक है। इसको हम प्यार से कहते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट। ये क्या कहलाएगा? अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो फिर हम कहते हैं रेजिडुअल लॉस, आंसर प्लस में आ रहा है तो ये कहलाता है रेजिडुअल प्रॉफिट। अब इसको बांटना होता है। अच्छा, इसने एक चीज लिखी है, ये वाली चीज मैं बाद में पढ़ूंगा, ये वाली चीज मैं बाद, पहले मैं आपको नॉर्मली बांट के दिखाता हूँ, ये वाली चीज मुझे करनी है पर ये बाद में देखूंगा। बांटने का तरीका ये होता है कि इसने एक रेशियो दिया होगा, कहाँ लिखा हुआ है यार? हाँ, लिखा हुआ है ये रहा, कि ये लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। ये लोग प्रॉफिट कैसे करते हैं? शेयर इक्वली करते हैं। तो अगर खाली ये वाली बात होती तो हम कैसे करते हैं, मैं जरा दिखाता हूँ। हम लिखते हैं यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, हेडिंग देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, और हमारे पास कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है टॉम, एक का नाम है गिल। अब ये इक्वली शेयर करेंगे तो इसके हिस्से में भी 4,000 आएंगे। कैसे? आप 8,000 को डिवाइड करते हैं 2 से, इक्वली है तो 2 से डिवाइड कर दें, इसके हिस्से में भी आएंगे 4,000, और ये टोटल हो जाएगा 8,000। और इस तरीके से ये 8,000 क्या हो जाएगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 8,000 क्या हो जाएगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। अच्छा जी, अगर खाली ये वाली बात होती कि ये लोग इक्वल पार्टनर हैं तो मैं क्या करता? डिवाइड बाय 2 कर देता। कभी कभार सवाल में क्या होता है, इस तरह रेशो दिया होता है 3:2, तो उसमें क्या होता है, जो टर्म है उसका बन जाता है 3/5 रेशो, इसका बन जाता है 2/5 रेशो, और इस 8,000 को मल्टीप्लाई करते 3/5 से वो टर्म के हिस्से में जाता, मतलब वो अमाउंट बन जाता आपका, अल्लाह भला करे कितना, 1,600 1,600 एंड 1,600 4,800 बन जाता, वो टॉम के हिस्से में जाता। और क्या नाम है, 3,200 के करीब अमाउंट जो है, 3,200 के करीब अमाउंट जो है वो गिल के हिस्से में चला जाता, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन लेकिन हाँ बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? रेजिडुअल प्रॉफिट 5,000 आ रहा है, दोबारा चेक करें, दोबारा चेक करें, जल्दी बताएं, कंफर्म मुझे बताएं रेजिडुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 24,160, 5,000 आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं है, मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ 5,000, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको 5,000 कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके। अब सुनिएगा, इसमें एक इशू है, वो इशू ये है, इसने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, वैसे हम क्या करते हैं, वैसे हम इक्वली बांटते हैं,
टॉम को देते 2500, गिल को देते 2500 क्योंकि इसने लिखा हुआ है, और ये 5000 क्या होता है पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इसने एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, उस स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। वो स्टेटमेंट में कह रहा है, ये पढ़े जरा एक बार। क्या टॉम को हम 2000 रुपए देंगे प्रॉफिट के, अलग से देंगे। अब जाहिर है पॉलिसी होगी, बाज दफा बिजनेस में ऐसा होता है कि प्रॉफिट कम होता है। जब प्रॉफिट कम होता है तो फिर पार्टनर को हिस्सा नहीं मिल पाता। तो कोई पार्टनर बड़ा खास होता है, किसी पार्टनर का नाम होता है, किसी पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी की होती है। आप सवाल में देख भी सकते हैं कि हालांकि दोनों इक्वल पार्टनर हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट किसने ज्यादा की है, टॉम ने ज्यादा की है, इसने कम की है, और 20,000 और भी लेकर आया है। तो बाज दफा कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट अच्छी करके बैठा होता है, तो उसको लगता है कल अगर प्रॉफिट कम हुआ तो मुझे कम मिलेगा, तो फिर वो थोड़ा एक एडिशनल हिस्सा भी मांग रहा होता है। तो यहाँ टॉम ने कहा है कि भाई 2000 रुपये तो मुझे हलाल में देने हैं आपने, ये जो भी प्रॉफिट होगा इसमें 2000 तो हलाल में देने हैं, 2000 मुझे देने के बाद जो बचेगा वो इक्वली बांटेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक काम और करेंगे, इस रेजल्ट प्रॉफिट से हम 2000 फर्दर माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमें टॉम को हलाल में देने। ठीक है, ये हम माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। वैसे इस तरह की चीजें रेयर आती हैं, तो हमारे पास जो बाकी प्रॉफिट बच जाएगा वो बच जाएगा 3000, और इसको जब इक्वली बांटेंगे तो टॉम के हिस्से में 1500 आएगा, गिल के हिस्से में भी 1500 आएगा, और टोटल ये भी कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। जी गाइस, यहाँ तक बात क्लियर है। सवाल वैसे आसान आते हैं, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकली मुश्किल सवाल लग गया गले में। बेटा देख लें एक बार, एक बार देख लें, ये सारा जो है मैंने वर्किंग की, देख लें एक बार। यहाँ तक कोई इशू हो तो बता दें, कोई मसला हो तो बता दें। चीजें क्लियर हैं? जी गाइस। सर तो टॉम का, हाँ बेटा ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, टॉम को हम 2000 प्रॉफिट में से अलग दे रहे हैं और 1500 अलग दे रहे हैं, मतलब टॉम को टोटल जो मिला 3500 मिला। आप सही कह रहे हैं बेटा, टोटल जो मिला 3500 मिला। असल में मैंने 2000 पहले इसलिए माइनस किए हैं क्योंकि जो बाकी रकम बचेगी ना 3000, इसको इक्वली बांटना था, इसीलिए मैंने पहले 2000 माइनस किए और बाकी रकम बची उसको फिर मैंने इक्वली बांटा। इस तरीके से मैंने काम किया। ठीक है, आगे चलें बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है। आगे बहुत आसान काम है। आगे कह रहा है ये बताएं हम इंटरेस्ट क्यों देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं, टू इनकरेज पार्टनर टू डू मोर इन्वेस्टमेंट। ये थ्योरी के सवाल आएंगे, आपको नोट्स मैंने भेजे होंगे ग्रुप में, लिंक भेजा होगा, आपने पढ़ने होंगे, थ्योरी याद करनी होगी। टू इनकरेज पार्टनर टू ब्रिंग मोर कैपिटल। ठीक है, हम क्यों देते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करें। स्टेट वन रीजन व्हाई द पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू डिस्करेज पार्टनर्स फॉर ड्राइंग्स, टू डिस्करेज पार्टनर्स फॉर ड्राइंग। सिंपल मैं बता रहा हूँ, वैसे रीजन तो बहुत सारे आ सकते हैं। आगे चलें। स्टेट, अच्छा ये अगला सवाल आ गया, ये अगला सवाल आ गया, ये अगला सवाल आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करंट अकाउंट भी बताना है। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा एक मिनट रुकिएगा, मैं एक काम कर लूँ, रोक दूँ पहले इसको।